हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन इंडिया। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान बोर्ड के क्लास 10th के साइंस पेपर के बारे में। दोस्तों 80 नंबर का ये पेपर था और 30 क्वेश्चन इसमें पूछे गए। तो अभी आपको पूरी जानकारी देंगे कि कैसे इसमें क्वेश्चन आज के पेपर में पूछे गए थे और इसके आंसर क्या है। तो संपूर्ण जानकारी देंगे, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। और दोस्तों यदि आप आगे भी हर अपडेट आपसे संबंधित प्राप्त करना चाहते हैं या फिर बोर्ड एग्जाम के पेपर प्राप्त करना चाहते हैं तो अवश्य हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही में आ रहे घंटे के निशान को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों फटाफट देखते हैं आज के इस पेपर को। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे आपको जो पेपर ओपन करते हो कुछ सामान्य निर्देश अभ्यर्थियों के लिए देखने को मिलते हैं, जो कि दोस्तों आपके लिए यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। और ये कुछ 4 से 5 निर्देश दिए गए थे। अब दोस्तों अभी ओपन करते हैं पेपर को ही। तो दोस्तों देखिए, पेपर जब ओपन करते हैं तो यहाँ पर हमको मिलता है फर्स्ट नंबर सेक्शन ए। दोस्तों खंड अ शुरुआत में से मिलता है और यहाँ पे खंड अ के सभी प्रश्न जो हैं 1 नंबर के होने जा रहे हैं। दोस्तों इसमें मैं बता देता हूँ कि आपको ये जो क्वेश्चन पूछे गए हैं खंड अ में, वह कुल मिला के जो प्रश्न है उनकी संख्या है दोस्तों आपके लिए 11 क्वेश्चन है खंड अ में। तो अब दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन से दंत भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। तो दोस्तों कौन से दंत जो है भोजन को चीरने और फाड़ने का कार्य करते हैं, ये आपको बताना है। अब दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन क्या आया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आया है जिसमें आपको बताना है कि रक्त का विभिन्न समूहों में वर्गीकरण किसके द्वारा, यानी कि कौन सा वैज्ञानिक था जिसने रक्त समूहों को विभिन्न भागों में बांटा था, उसका नाम बताना है। फिर अगला कि CNG का पूरा नाम लिखिए। दोस्तों CNG जो कि यहाँ पर अब की बार बहुत ज़्यादा प्रचलित है और इससे आपकी जो LPG है उससे भी बहुत अच्छी होती है। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा बताइए। दोस्तों स्थितिज ऊर्जा की आपको परिभाषा, यानी कि स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, वह आपको बताना है तकरीबन 2 लाइन के माध्यम से, यानी 2 लाइनें आपको लिखनी होगी। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है जिसमें आप कोई भी लिख सकते हैं, जैसे आपको बहुत साधन पता होंगे, संसाधन पता होगा जो कि हम यूज करते हैं डेली लाइफ में। दोस्तों अगला क्वेश्चन इसी को लेकर है कि नवीनकरणीय संसाधन का एक उदाहरण देना है। दोस्तों एक उदाहरण कोई भी लिख सकते हैं, जो कि आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ नाम ही लिखना है। फिर अगला दोस्तों है कि कॉफ़ी का पादप का वैज्ञानिक नाम लिखना है, यानी कि कॉफ़ी जो है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है वह आपको बताना है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए कि आनुवांशिक विविधता को परिभाषित कीजिए, यानी कि आनुवांशिक विविधता क्या है, इसके बारे में आपको कुछ लाइन्स लिखनी है। जैसे कि दोस्तों 2 लाइन या फिर 3 लाइन लिख सकते हैं कि आनुवांशिकी के कारण जो भी जीवों के बीच में विभिन्नता पाई जाती है उससे आनुवांशिकी विविधता कहते हैं। तो ऐसे ही कुछ लाइन्स है जो कि आपको लिखनी है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है 8 नंबर की रुधिर में हीमोग्लोबिन का निर्माण कौन से तत्व के द्वारा किया जाता है। जो हीमोग्लोबिन होता है उसका जो है यहाँ पे निर्माण रुधिर में कौन से तत्व के द्वारा होता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि कौन सी प्रतिरक्षी प्रतिऊर्जा या एलर्जी क्रियाओं में हिस्सा लिया जाता है, यानी कि कौन सी प्रतिरक्षी प्रतिऊर्जा या एलर्जी क्रियाओं में हिस्सा लेती है। अगला क्वेश्चन है कि A व B के अतिरिक्त लाल रक्त कणिकाओं की सतह पर कौन सा प्रतिजन पाया जाता है। A व B के अतिरिक्त, यानी कि A व B के अतिरिक्त कौन सा लाल रक्त कणिकाओं की सतह पर प्रतिजन पाया जाता है वह आपको बताना है। फिर दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन में आपको ग्राफ आरेख द्वारा बनाना है और इसमें क्या बताना है आपको कि विभवांतर तथा विद्युत धारा जो है ओम का नियम है उसके अनुसार आपको बताना है ग्राफ के बीच में संबंध के बीच में, विद्युत धारा और विभवांतर के बीच में। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन यानी कि जो 12 नंबर है वह आता है खंड बी में, यानी कि खंड ब शुरू हो जाता है, सेक्शन बी आपके स्टार्ट हो जाता है 12 नंबर क्वेश्चन से, जो कि आपके 3 नंबर के क्वेश्चन होने जा रहे हैं। ये सभी के सभी जो भी होंगे खंड बी यानी सेक्शन बी में वह 3 नंबर के ही क्वेश्चन होंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह का क्या नाम है, उस उपग्रह की उत्पत्ति कैसे हुई और पृथ्वी के लिए इसके कोई 2 महत्व, यानी कि ये पृथ्वी के लिए किस प्रकार से उपयोगी है, ये 2 महत्व आपको बताने हुए और आप पूरे 3 नंबर लाएंगे। यानी कि यदि आप पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह का नाम बताते हैं तो 1 नंबर, फिर यदि आप उसकी यहाँ पे उत्पत्ति कैसे हुई वह भी बता देते हैं तो भी 1 नंबर, और फिर लास्ट में यानी कि जो महत्व है वह हमारे लिए कैसे उपयोगी है वह बता देते हैं तो 1 और नंबर, यानी कुल मिला के 3 नंबर मिल जाते हैं। और दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है कि जीवाश्म निर्माण की प्रक्रिया किस प्रकार से है और जीवाश्म की आयु गणना किस विधि के द्वारा की जाती है, यानी जीवाश्म जो है कितना साल पहले का है ये किस प्रकार से पता चलाया जाता है, यानी कि कौन सी ऐसी गणना होती है जिससे यह पता चल जाएगा कि ये जीवाश्म ये अवशेष पुराना है इतने साल का।
ये आपको जो है विधि क्या है उसका नाम लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि प्रथम अंतरिक्ष यात्री का आपको नाम बताना है तथा अंतरिक्ष में भोजन और भारहीनता में रहने की समस्या का समाधान किस प्रकार से अंतरिक्ष स्टेशन पर हमको मिल जाता है, यानी कि उपलब्ध हो जाता है, उसकी जो भी सुविधा होती है वह आपको बतानी है, यानी कि फैसिलिटीज़ क्या होती है वहाँ पर वह आपको बता देनी है। लगभग जो है देखिए 3 से 4 लाइनें आप लिखेंगे तो सेफ है इसमें। फिर 15वां क्वेश्चन है कि राजमार्गों पर तेज प्रकाश पुंज का प्रयोग क्यों करना चाहिए, तथा इसी में एक और क्वेश्चन एडजस्ट किया गया है कि सुरक्षित ड्राइविंग के लिए वाहनों की हेडलाइट तथा पीछे का दृश्य देखने के लिए आपको जो दर्पण होते हैं, यानी कि आपके भी यहाँ पे वाहन चलाया होगा या फिर वाहन में बैठे होंगे तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि जो पीछे का दृश्य देखने के लिए वाहन में दर्पण लगाए जाते हैं वह दर्पण कैसे होते हैं। तो आपका ये थोड़ा सा साइंस का ये क्वेश्चन 9वें पार्ट से रिलेटेड है, यानी कि जो आपका प्रकाश है उससे रिलेटेड, लेकिन ये है सड़क सुरक्षा से संबंधित। तो इसमें आपको बताना है कि जो दर्पण है वह कैसा है, उसका उपयोग किस प्रकार से किया जाता है, तो ये आपको बताना है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है 16 नंबर, जिसमें आपको पूछा गया है कि नारू रोग के रोग जनक का नाम क्या है। दोस्तों इसमें 3 है अ ब स। इसमें दोस्तों आपको अ में है नारू रोग यानी कि बाला रोग के रोग जनक का नाम लिखिए, यह जो कि राजस्थान में एक बहुत ही ज़्यादा महाबीमारी की बीमारी थी जो कि फैली हुई थी। दूसरा है कि अफीम में पाए जाने वाले 2 एल्कोलॉइड के नाम लिखे हैं, जो 30 प्रकार के एल्कोलॉइड पाए जाते हैं उनमें से 2 के नाम आपको लिखने होंगे। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि गुटखा चबाने से आपको कौन सा रोग हो सकता है या फिर कौन सा रोग होता है, तो वह आपको नाम लिखना है। आपको जो पता है अच्छा नाम वह लिख दिया है, यानी कि सबक्यूसर फाइब्रोसिस जो नाम है उस वही लिखना है आपको यहाँ पे गुटखा चबाने से होने वाला रोग। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए जो कि है रासायनिक समीकरण को लेकर। दोस्तों इसमें आपके लिए कुछ नहीं है, ज़्यादा तो डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए रासायनिक अभिक्रिया को लेकर ये प्रश्न बनाया गया है, जिसमें दोस्तों पहले में तो आपको एक देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले में C+O2 यानी कि 2 अभिकारक के जो कि आपस में जुड़कर एक नया उत्पाद बना रहे हैं, सिर्फ एक नया उत्पाद यहाँ पे आपको दोस्तों ये देखिए। और अगला है जिसमें है 2H2O, जिसमें दोस्तों यहाँ पे अलग हो रहे हैं, एक अभिकारक है और 2 उत्पाद बन रहे हैं, यानी कि अलग होकर बन रहे हैं, जिसमें 2H2+O2 और विद्युत धारा जो एक तरह से उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है यहाँ पर। अब दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है वो देखिए इस प्रश्नों में। तो सबसे पहले तो आपको करना है इसमें कि यहाँ पर ये जो समीकरण है यानी कि फर्स्ट और सेकंड वह कौन से हैं, यानी कि इनकी अभिक्रिया जो है वह कैसी है, तो आपको ये नाम लिखना है। फिर अगला है कि समीकरण में फर्स्ट और सेकंड में क्या है अंतर, वह आपको बता देना है। अंतर बड़ा ही आपको दिख रहा होगा क्लियर कि पहले में तो दोस्तों क्या हो रहा है कि CO2 यानी कि ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ रहा है, लेकिन दूसरे में ऑक्सीजन का विखंडन यानी कि ऑक्सीजन वहाँ से अलग हो रहा है या फिर टूट रहा है और वियोग हो रहा है। तो यहाँ पे ये बड़ा ही आसानी से आपको दिख रहा होगा अंतर। और अगला क्या है यहाँ पे देखिए कि उत्प्रेरक विष और उत्प्रेरक वर्धक में एक अंतर लिखना है। दोस्तों उत्प्रेरक विष से आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि उत्प्रेरक विष यानी एक तरह से जहर का काम करने वाला उत्प्रेरक, यानी दोस्तों जो उत्प्रेरक अभिक्रिया के साथ जुड़ता है, लेकिन उत्प्रेरक वह ऐसा होता है कि वह अभिक्रिया की गति को तेज नहीं बल्कि धीरे करता है, ऐसा उत्प्रेरक विष कहलाता है। और फिर अगला है कि उत्प्रेरक वर्धक, इसे क्या कहते हैं दोस्तों, उत्प्रेरक वर्धक को मैं बता देता हूँ कि ये उत्प्रेरक वर्धक वह होता है जो अभिक्रिया की गति को तेज करता है, यानी उत्प्रेरक वर्धक कहलाता है। अब दोस्तों इसमें आपको अंतर लिखना है जो कि बहुत ही आसानी से यहाँ पे आप इसकी यदि ये परिभाषा लिखते हो तो भी एक अंतर हो जाता है, या फिर कोई और लिखते हो उदाहरण तो भी एक अंतर हो जाता है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपके लिए 18वें नंबर पर कि वन उपजाऊ मिट्टी की रक्षा कैसे करता है, और इसके लिए आपको क्या बताना होगा दोस्तों कि कारण बताने होंगे। लगभग 2 से 3 का कारण बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये सिर्फ और सिर्फ 1 नंबर का, इसी कारण 2 से 3 कारण आपको लिखने होंगे। फिर दोस्तों अगला जो है यहाँ पे पूछा है कि वनों के संरक्षण हेतु प्रयुक्त 4 उपाय। दोस्तों अनेक उपाय है जिसमें से आपको 4 उपाय लिखने हैं, और ये 2 नंबर का यहाँ पे, यानी कुल मिला के 3 नंबर का ये क्वेश्चन है 18 नंबर पर। फिर दोस्तों प्राचीनतम ग्रंथ चरक संहिता कौन सी भाषा में लिखा गया, ये आपको भाषा बतानी है। और फिर इसके बाद में इसी में एक एडजस्ट साथ में क्वेश्चन इसमें बताना है कि आनुवांशिकी के संदर्भ में चरक की जानकारी समझे, यानी कि चरक ने क्या कहा था आनुवांशिकी के बारे में वह आपको बताना है, यानी कि ये भी आपके लिए 3 नंबर का क्वेश्चन है और 19 नंबर पर क्वेश्चन आया है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन आता है कि इसमें पूछा है 20वें में अ में कि टेरोलिन में प्रयुक्त किसी एक एकलक का नाम लिखना है। एकलक नाम लिखना है, यानी द्विलक का नाम नहीं लिखना बल्कि एकलक का नाम लिखना है यहाँ पे टेरोलिन में प्रयुक्त किसी एकलक का नाम। फिर अगला है ब
कि मारस गैस का संरचना सूत्र बताइए। मारस गैस का संरचना सूत्र लिखना है। और अगला है आईयूपीएसी नाम। आईयूपीएसी पद्धति के अनुसार आपको इसका नाम लिखना है। जैसा कि आप देख सकते हो इसमें यहाँ पे प्रतिस्थापी समूह भी जुड़ा हुआ है, क्लोरो Cl, और साथ में इसमें दोस्तों यहाँ पे देखिए कि ये ब्यूट हैं और ब्यूट यहाँ पे 5 है, इसी कारण ये हो जाएगा दोस्तों देखिए ब्यूट, और कार्बन की संख्या 5 है, इसी कारण ब्यूट। और फिर इसके साथ में दोस्तों देखिए कि यहाँ पे आपके एक द्विबंध भी जुड़ा हुआ है, इसी कारण यहाँ पे देखिए कि आपको क्या करना होगा कि इन लगाना होगा, यानी कि एल्किन। एल्किन जो यहाँ पे डबल बंध आता है वहाँ पे एल्किन होता है, इसी कारण यहाँ पे ब्यूटीन हो जाएगा। और यहाँ पे पूरा मैं बता देता हूँ तो 2 क्लोरो ब्यूटीन होता है इसका आंसर। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है 21 नंबर की जैव चिकित्सा अपशिष्ट क्या है। यानी दोस्तों जैव चिकित्सा अपशिष्ट क्या है, इसमें आपको जैविक जो होते हैं और जो चिकित्सा यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में जो भी अपशिष्ट यानी कि जो भी प्रक्रम के अंत में बचने वाला पदार्थ होता है वह अपशिष्ट होता है। यानी वही पदार्थ जो चिकित्सा के क्षेत्र में प्रक्रम के अंत में जो बचता है वह अपशिष्ट होता है जैव चिकित्सा अपशिष्ट। और इसमें दोस्तों पूछ लिया गया है कि इनसे 2 होने वाले रोगों का भी आपको नाम बताना है। यानी कि जो जैव चिकित्सा अपशिष्ट उनसे 2 रोग कौन कौन से हो सकते हैं जो कि आपको नाम लिखना है। फिर इनके आगे भी एक और क्वेश्चन इसमें जैसे कि ये इनको जो है हम निस्तारण कैसे कर सकते हैं, इनका हम भस्मीकरण विधि द्वारा उपयोग कैसे कर सकते हैं, इनको हम जो है प्रकृति से दूर कैसे रख सकते हैं। यानी दोस्तों हमारी प्रकृति को सुरक्षित रखना है और इनका भस्मीकरण विधि द्वारा जो है एक तरह से कहें तो निस्तारण भी करना है ताकि प्रकृति जो है प्रदूषित न हो। यहाँ पे ये क्वेश्चन है और 21 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है जो कि 3 नंबर का क्वेश्चन है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके लिए खंड स में आ जाता है, यानी कि सेक्शन सी आ जाता है। ये 4 नंबर के होने जा रहे हैं ये क्वेश्चन सभी। और इसमें पहला है 22 नंबर क्वेश्चन पर, जिसमें अ है मछली में किस पोषक की तत्व की अधिकता होती है। दोस्तों यहाँ पे आपको अ ब स द ये 1-1 नंबर के क्वेश्चन, और इसमें आपको देखिए अगला ब क्वेश्चन है कि अलवणीय जल की मछलियों के आपको 2 उदाहरण भी देने हैं। यानी कि दोस्तों जो अलवणीय जल में रहते हैं वह मछलियाँ कौन सी, उनके 2 नाम बताइए। फिर इनका भोजन क्या, यानी कि जो ये भोजन करती है वह क्या करती है, आपको नाम लिखने 3 से 4। और फिर जलाशय में मछलियों का अधिक उत्पादन किससे किया जा सकता है, यानी कि जलाशय में कृत्रिम रूप से या फिर कोई प्राकृतिक रूप से जो है अधिक उत्पादन कैसे हो सकता है, ये आपको कुछ जानकारी देनी है, वह भी कारण के साथ। यानी कि वजह भी बतानी है कि किस कारण उत्पादन हो सकता है, वह आपको कारण के साथ ये जानकारी देनी है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन यानी 23 नंबर क्वेश्चन है कि मेंडल के प्रभावितक के नियम को उदाहरण समझिए। यानी दोस्तों इसमें क्या करना होगा आपको मैं बता देता हूं कि इसमें आपको एक प्रभाविकता नियम है जो कि फर्स्ट नियम है। मेंडल का 3 नियम है जिसमें से फर्स्ट नियम है प्रभाविकता का नियम। इसमें दोस्तों आपको क्या करना है कि कुछ जानकारी देनी है इसके बारे में। इसके बारे में दोस्तों मैं बेसिक जानकारी आपको बता देता हूँ कि यह क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें एक यहाँ पे संकरण पौधों की जो है 2 पौधों के बीच में संकरण करवाया जाता है। तो जब ये दोनों पौधों के बीच में संकरण होता है तो एक लंबा पौधा होता है, एक मोटा पौधा होता है, और इन दोनों के बीच में जब संकरण होगा तो जैसे ही संकरण होगा तो जो बौना पौधा होगा वह तो एक तरह से कहें तो विलुप्त, यानी कि उसका प्रभाव बिल्कुल भी नहीं होगा, वह अप्रभावी होगा। जबकि लंबा पौधा होगा वह तो अपनी अभिव्यक्ति दर्शाएगा यानी कि अप्रभावी होगा, लेकिन दोनों की उपस्थिति होगी। यानी कि दोस्तों जो बौना पौधा भी होगा वह भी अपनी उपस्थिति दर्शाएगा और जो लंबा पौधा होगा वह भी उपस्थिति दर्शाएगा, लेकिन बौना पौधा अपनी जो है उपस्थिति दर्शाने के बावजूद भी वहाँ पर जो है अपनी अभिव्यक्ति नहीं दर्शाता। ये बड़ी बात है इस क्वेश्चन में जो कि आपको बतानी है। फिर आपको एक छोटा सा चित्र यानी कि एक जो है डायग्राम वगैरह बनवा के ये चित्र 2 नंबर का हो जाएगा यहाँ पर। फिर आगे कुछ पूछा है कि मेंडल के वंशागति के नियम के कोई 2 महत्व लिखने। यानी दोस्तों आपको मेंडल के जो वंशागति के नियम है उनमें से जो महत्व दिए गए हैं बड़े बड़े, उनमें से आपको कोई 2 बताने हैं। दोस्तों कोई 2 जो अच्छे हो वह आपको सही तरह से याद हो वह लिख दीजिए। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन आया है कि निम्नलिखित जो कथन है उनको कारण स्पष्ट कीजिए। यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को अमाशय की अम्लता के प्रचार से प्रयुक्त क्यों करते हैं, ये आपको बताना है। दोस्तों इसमें क्या होता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक जो है क्षारीय है, क्षारीय विलयन होता है, ये क्षारीय विलयन होता है और जब अमाशय में जाता है
तो ये उदासीन हो जाता है। यानी कैसे होता है दोस्तों, आमाशय के अंदर यानी कि हमारे जो आमाशय है उसके अंदर अम्ल पाया जाता है, HCl पाया जाता है, जिस कारण कभी कभी एसिडिटी भी होती है। और वही एसिडिटी यानी कि दोस्तों वही एसिडिटी को कम करने के लिए कभी कभी कुछ यहाँ पे आपको सारी विलेन लेना होता है, और इसी में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी होता है। यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक सारी विलेन है जो कि अम्लता के साथ में जब अभिक्रिया करेगा तो एक उदासीन प्रवृत्ति का हो जाएगा। ये आपको एक तरह से समझाना है, थोड़ी सी लाइनें लिखकर 3 से 4 में। फिर इसी में एक और क्वेश्चन है कि किसी देश की औद्योगिक प्रगति को सल्फ्यूरिक अम्ल के उपयोग के आधार पर आपको मापी जाती है। यानी दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग जो करते हैं देश, वह औद्योगिक प्रगति के आधार पर कैसे होते हैं, माफ़ी कैसे जाती है, ये आपको बताना है। और फिर अगला क्वेश्चन है जो कि हाइड्रोजन गैस कैसे बनाई जाती है। इसमें नामांकित आपको चित्र बनाना है कि हाइड्रोजन गैस किस प्रकार से बनती है, वह कैसे जो है अलग होती है, अगर वह संपूर्ण जानकारी आपको देनी होगी। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन आया है यहाँ पे, इसमें आपको क्या बताना है कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की बनावट और वह कार्यविधि का वर्णन करना है। यानी कि जो जनरेटर होता है उसकी आपको बनावट बतानी है, साथ में उसकी कार्यविधि यानी कि वह किस प्रकार से बना है। यानी दोस्तों इसमें आपको पहले चित्र बनाना, वह 2 नंबर का। फिर आप जैसे इसकी कार्यविधि यानी कार्यप्रणाली समझाएंगे तो 2 नंबर, और कुल मिला के 4 नंबर मिलेगा। इस प्रकार से आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन करना है। और दोस्तों देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा खींचना पड़ेगा, यानी कि लगभग जो आधा पन्ना तो आपको भरना ही पड़ता है। फिर दोस्तों अगले क्वेश्चन आते हैं आपके लिए, जो कि यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जिसमें आपको पूछा गया है 26वें नंबर पर अ में कि 75 किलोग्राम का एक व्यक्ति 25 सेकंड में 5 मीटर ऊंचाई तक चढ़ता है, तो व्यक्ति द्वारा शक्ति ज्ञात करनी है। दोस्तों इसमें आप बिल्कुल भी उलझाएगा मत, क्योंकि बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। पहले तो आपको देखिए क्या लगाना है, mgh का सूत्र, जो यहाँ पे आपका कार्य का सूत्र होता है mgh का सूत्र, वह लगा देना। क्योंकि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों mgh क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ऊंचाई को देखने को मिल जाती है, इसी कारण mgh का सूत्र लगाना है। और फिर दोस्तों क्या करना है कि जैसे ही mgh यानी कार्य निकलेगा तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि WT इंटू W यानी दोस्तों शक्ति P बराबर होता है W इंटू T, यानी कि कार्य बराबर समय होता है, कार्य इंटू समय होता है। तो ये सूत्र लगा के आप आसानी से इसका सोल्व कर सकते हैं, आसानी से हल निकाल सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि 9 किलोग्राम का एक गुटखा घर्षण रहित पृष्ठ पर 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है। तो ये गुटखा स्प्रिंग को संपीड़ित करके विरामावस्था में आ जाता है, और यदि स्प्रिंग नियंत्रक 4 इंटू 10⁴ जो है किलोग्राम हो तो स्प्रिंग में संपीड़न ज्ञात करना है। यानी दोस्तों इसमें क्या करना होगा, आपको सबसे पहले तो लगाना है mv², कार्य बराबर mv², क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि वेग लिखा आ गया है, वेग इसी कारण आया है, और इसी कारण हमको mv² का सूत्र लगाना है। फिर दोस्तों आगे क्या करना है, बड़ी अच्छी बात है आपके लिए, और इसमें आपको लगा देना है सीधा सीधा अगला सूत्र, क्योंकि यहाँ पे देखिए आगे पूछा गया है स्प्रिंग नियंत्रक, जिसके लिए आपको लगाना है 1/2 kx², 1/2 kx² का सूत्र लगाना है। कार्य बराबर ये होता है, इसमें आपको कार्य मिल जाएगा पहले से ही। फिर आपको देखिए k मिला हुआ है, जैसा कि यहाँ पे स्प्रिंग नियंत्रण है ही, और संपीड़न होता है x²। आपको संपीड़न मिला हुआ नहीं है, तो वह आपको ज्ञात करना पड़ेगा, आसानी से ज्ञात हो जाएगा x के माध्यम से, और आप इसका भी सॉल्व कर पाएंगे। और दोस्तों इसके आगे बढ़ते हैं अभी हम 27वें क्वेश्चन पर। तो ये भी है 4 नंबर का, और इसमें दोस्तों अथवा में आए हुए हैं, अथवा में आए दोस्तों। और इसमें दोस्तों 2 क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है पहला तो कि जैव विविधता से आपका क्या अभिप्राय है, और जैव विविधता के कोई 2 महत्व लिखने हैं। फिर दोस्तों आनुवांशिक विविधता से आप क्या समझते हैं, यानी कि आनुवांशिक विविधता का परिभाषा या अभिप्राय क्या है, और जैव विविधता संकट के कोई 2 कारण बताइए, यानी कि जो जैव विविधता नष्ट हो रही उसके कोई 2 कारण बताइए। फिर दोस्तों इसके बाद में अपन बढ़ते हैं अपने खंड द यानी कि सेक्शन डी की तरफ से। और इसमें दोस्तों यहाँ पे आपके लिए जो 3 क्वेश्चन बचे हुए 28 से 30 वह इसी में आएंगे। इसमें दोस्तों बड़े बड़े क्वेश्चन है, 5-5 नंबर के सभी क्वेश्चन होने जा रहे हैं, जो कि आपके छोटे छोटे यानी कि क्रॉस करके छोटे छोटे हो जाएंगे क्वेश्चन। इसमें दोस्तों फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है उसमें आपको दिया गया है कि उत्सर्जन क्या है, और मूत्र निर्माण की गुच्छ निस्पंदन क्रियाविधि को आपको समझाना है, तथा मानव उत्सर्जन तंत्र जो है उसका नामांकित चित्र बनाना है। ये आपको बिल्कुल सही तरह से समझाकर आप इसका नंबर पा सकते हैं।
फिर दोस्तों इसी में अथवा में आया हुआ जो क्वेश्चन वो है तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग पाचक रसों के श्रावण में वृद्धि करता है तथा तंत्रिका आवेग व संधि स्थल को आपको परिभाषित करना है। साथ में तंत्रिका की संरचना का नामांकित चित्र भी बनाकर समझाना है। तंत्रिका का चित्र आपको बड़ी ही आसानी से छोटा सा क्वेश्चन है जो कि आपको समझाना है और यहाँ पे आप इसके 5 नंबर ला सकते हैं। फिर दोस्तों देखिए यहाँ पे लिखा है कि वर्ग में तत्वों का यानी कि 29 नंबर क्वेश्चन है जिसमें आपको बताना है कि ऊपर से नीचे जाने की ओर जो परमाणु आकार बढ़ता है वह क्यों बढ़ता है, उसके कुछ कारण देने जैसे दोस्तों विद्युत निरंतरता घटती है और आपकी परमाणु त्रिज्या दोस्तों यहाँ पे बढ़ती है वगैरह ऐसे कुछ कारण देखकर आपको स्पष्ट कर देना है। जैसे आप इसमें स्पष्ट करेंगे थोड़ा बहुत तो 1 नंबर पक्का है। फिर दोस्तों अगला नियम है कि अष्टक नियम देने वाला वैज्ञानिक कौन था तथा इस अष्टक नियम को आपको पूरा का पूरा समझाना है। दोस्तों अष्टक नियम को समझाना है, समझाना बड़ी आसानी से आप समझा दीजिएगा। थोड़ी सी इसमें थोड़ी सी लाइनें लिखनी है, आप समझा दीजिएगा और 2 नंबर का क्वेश्चन है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि प्रदर्शित रदरफोर्ड मॉडल में इलेक्ट्रॉन के केंद्र पर स्थित परमाणुीय कण का नाम लिखना है। इस मॉडल की एक विशेषता आपको बतानी है। इस मॉडल की एक विशेषता यानी कि जो परमाणु रदरफोर्ड प्रदर्शित किया गया था एक अल्फा कण पर जो सोने की पतली झिल्ली थी उस पर अल्फा कण की बमबारी का प्रयोग जो किया गया था रदरफोर्ड के द्वारा, उसी को आपको समझाना है थोड़ी बात और उसकी बात बतानी है कि किस प्रकार के उसमें विशेषताएं पाई जाती है उसमें अलग किया गया है और वह एक तरह से कहें तो परमाणु का सही तरह से हमको जो है सिद्ध करता है कि परमाणु का जो है एक तरह से केंद्र में नाभिक जो है केंद्र में होता है वगैरह ये आपको जानकारी कुछ देनी होगी। फिर दोस्तों इसी महत्व में आया है क्वेश्चन की आवर्त के तत्वों को धात्विक गुण बाह्य से दाने जाने पर क्यों करते हैं, आपको ये भी स्पष्ट करना होगा और साथ में तत्व के वर्गीकरण का ट्रिक नियम देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताना है तथा वो ट्रिक नियम क्या था वह भी समझाना है। साथ में आपको दोस्तों थॉमसन के परमाणु प्रतिरूप में गोले के अंदर उपस्थित परमाणुीय कणों का नाम लिखना है तथा मॉडल को एक उदाहरण से समझाना भी है। ये आपको बड़ा ही क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे परमाणुीय कण दोनों में ही आया हुआ है नाम, लेकिन इसमें है थॉमसन उसमें है रदरफोर्ड, ये आपको थोड़ा सा उलझन भी कर सकता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फिर दोस्तों लास्ट क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं और यहाँ पे इसमें पूछ लिया गया कि माध्यम के अपवर्तनांक की परिभाषा यानी कि वह अपवर्तनांक क्या होता है, माध्यम के अपवर्तनांक को आपको समझाना है तथा निकटदर्शी दोष किसे कहते हैं, इस दोष का निवारण किस प्रकार से हम कर सकते हैं, यानी कौन से लेंस का चश्मा पहनेंगे तब इस दोष का निवारण होगा तथा निकटदर्शी दोष क्या है, यानी कि जो दूर की वस्तु होती है वह हमें दिखाई नहीं देती है तो वह निकटदर्शी दोष होता है। और कांच के स्लैब द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का किरण चित्र द्वारा बनाना है, यानी कि दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना है, आपको एक जो है थोड़ी सी लाइन लिख दो भले ही, लेकिन इसमें एक चित्र बनाना अनिवार्य होगा जो कि आपको एक तरह से कहें तो अपवर्तन हो जाएगा। इसमें दोस्तों यहाँ पे आपको ऐसी कुछ कांच की यहाँ पे स्लैब बनानी होगी, फिर उसमें से एक आपको क्या करना होगा कि स्ट्रो या फिर कुछ रखकर जैसे किरण वगैरह होती है तो वहाँ पर किरण आएगी तो अपवर्तित हो जाएगी, यानी कि थोड़ी सी अपने राह से विचलित हो जाएगी। और फिर अगला क्वेश्चन है कि आवर्धनता क्या है, और आवर्धनता क्या है इसको समझाना तथा नेत्र की संवेदन क्षमता एवं दृष्टिपरास को भी परिभाषित करना है, यानी कि ये जो नेत्र की संवेदन क्षमता और दृष्टिपरास होता है वह किस प्रकार से होता है ये कुछ आपको जानकारी देनी होगी क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन भी है। फिर एक बिंब उत्तल दर्पण के ध्रुव एवं अंत के बीच में तो किरण चित्र बनाना है आपको और इसकी स्थिति आपको समझानी है। उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण है तो आपको चित्र बनाकर समझाना होगा। ये थे क्वेश्चन जो कि आपको बड़े ही इंपॉर्टेंट थे। और दोस्तों आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था, लेकिन आपके लिए आगे भी ऐसी वीडियो लाएंगे और आपको हर समय रूबरू कराएंगे ऐसी ही जानकारी जो कि आपके काम की होगी और बोर्ड एग्जाम के पेपर की होगी। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दबा दीजिएगा घंटी के निशान को। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से आपको मैं कह देता हूं कि धन्यवाद। और दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर दबा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।